नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। से निकलने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि आज हुई इस बैठक 6 घंटे चली, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग सहित सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है, सभी बातें जल्द ही साफ हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री बनना लगभग मेरा तय है। फिलहाल प्रमुख मुद्दा मतदाता पुनरीक्षण का है। बता दें कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आज उसी जनता से पूछा जा रहा है कि वे भारत के नागरिक आखिर हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र के ही फॉर्म लिया जा रहा, जमा करने वालों को कोई रिसीविंग भी नहीं दी जा रही। ऐसे में अगर मतदाताओं के पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि वे फॉर्म जमा किए हैं या नहीं, इसमें चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो वहीं मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हम लोग मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में हैं और हम लोग मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह ठीक तरीके से होना चाहिए। ये चुनाव के 1 साल पहले हो जाता तो, नहीं तो अब चुनाव के बाद हो। चुनाव आयोग को भी बिहार के लोगों की बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने पूरे विवाद से किनारा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ हो रही मारपीट और अन्य घटनाओं को लेकर चुप्पी साध ली। बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वह इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में सभी भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था लगातार की जा रही है, साथ ही स्थानीय भाषाओं को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जल्दी भारत के संविधान को मैथिली में भी प्रकाशित किया जाएगा। बता दें कि बिहार के अपराध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से राजद के साथ खड़ी रहती है। उस समय अपराध होते थे तो अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन अब अपराधियों को बचाया नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2025 को मोतिहारी आ रहे हैं, जहां वो हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के लोगों के लिए लगातार काम किया है। यही कारण है कि हर तबके के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उनकी सभा में आते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को 2/3 से अधिक बहुमत मिलेगा। आगे दिलीप जायसवाल ने कहा कि भगवान श्री राम और माता सीता एनडीए की नैया पार लगाएंगे। दरअसल राजगीर में आयोजित भाजपा की प्रांत स्तरीय कार्यशाला के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव भगवान श्री राम की शरण में जा रहे हैं, वो सनातनी हैं। चुनाव के सभी नेता अपने अपने तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में खड़ी है। वहीं राजगीर में आयोजित इस कार्यशाला में दक्षिण बिहार के 20 जिलों के 102 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बता दें कि इस दौरान संगठन को मजबूत करने तथा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कार्यशाला में मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव वास्तव में भगवान की शरण में जा रहे हैं तो उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर फैलाई जा रही भ्रांति और झूठे दावों से भी पीछे हट जाना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही नहीं, राहुल गांधी को भी भगवान श्री राम की शरण में चले जाना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा केक काट कर स्थापना दिवस उत्सव मनाया गया। बता दें कि वहीं नाबार्ड के वरीय अधिकारियों के द्वारा नाबार्ड के कार्यों को विस्तृत रूप से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के समक्ष बताया गया। बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यरत पैक्सों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। सदस्यगण, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह दिन केवल संस्था की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण विकास की प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव है। जिस उद्देश्य से इसका स्थापना हुआ, उस उद्देश्य पर हम अमृत काल के मेला में और अब तो अर्धशतक के निकट भी पहुंचने की स्थिति में है। नाबार्ड भारत का शीर्ष विकास बैंक है, जिसकी स्थापना संघ धार्मिक और समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए की गई। आज नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र के विकासात्मक बैंक के रूप में अपनी सेवा के 43 वर्ष सफलतापूर्ण पूरे कर लिए, जो ग्रामीण बैंक में समृद्धि की नई नीति कहानियां लिख रही है। नाबार्ड एक शोध आधारित संस्था है, जिसका उद्देश्य है कि हम विकास की गति कैसे बढ़ाएं, विकास पर फोकस का केंद्र बिंदु किसको बनाएं, हम उसमें कितना सफल हुए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि मौसम एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को पूरी तरह से तैयार है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 16 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इस दौरान खासकर उत्तर बिहार के जिलों में दक्षिण बिहार की तुलना में ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 और 17 जुलाई को मौसम संबंधी परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगी, जिससे बारिश में भी इजाफा होगा। हालांकि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। इधर राजधानी पटना में भी मौसम विभाग ने शुक्रवार को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक राजधानी पटना समेत कई इलाकों में 1 या 2 जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटों में राजधानी में लगभग 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बुधवार रात से गुरुवार दोपहर तक शहर के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रही। बता दें कि इस दौरान कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं गुरुवार को राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री और अधिक तापमान की अगर बात करें तो 2.9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गया। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को अरवल, जहानाबाद और भभुआ को छोड़कर बिहार के 35 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं जमुई के चकई में सबसे ज्यादा 32.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं भोजपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।